दोस्तों नमस्कार। आज हम क्लास 10th फिजिक्स में चैप्टर 1 जो कि लाइट से रिलेटेड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लाइट। लाइट में आपको मालूम है हमें फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड अनदर वन इज रिफ्रैक्शन। ये टू टॉपिक हमें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करने हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, उसके बाद रिफ्रैक्शन की बात करेंगे। प्रोसीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हम यहां पर डिस्कस कर लें जो कि लाइट से रिलेटेड है। लाइट से रिलेटेड अगर इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करें तो जैसा कि क्लास 9th में भी आपको मालूम है, लाइट इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट कैन बी डिफाइंड एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब आप पूछेंगे कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी कैसे हुआ? तो लाइट की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। मीन्स एनी ऑब्जेक्ट कैन बी विजिबल ओनली विद द हेल्प ऑफ द लाइट। अगर लाइट अवेलेबल नहीं है तो आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी रूम में है, लाइट ऑल ऑफ सडन अगर लाइट चली जाती है तो टेबल कहाँ है, चेयर कहाँ है, पेन कहाँ है, ये सब आपको दिखाई नहीं देने वाले। बट अगर वहां पर लाइट की प्रेजेंस है तो आप उन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर लाइट के टाइप्स की अगर बात करें तो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सेल्फ ल्यूमिनस एंड अनदर वन इज नॉन ल्यूमिनस। नाम से ही क्लियर है। सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब विच पजेज द ऑब्जेक्ट विच पजेज इट्स ओन लाइट। फॉर एग्जाम्पल सन पजेज इट्स ओन लाइट, मीन्स सन की खुद की लाइट एनर्जी होती है, लेकिन मून की खुद की लाइट एनर्जी नहीं होती। आपको मालूम है मून सन के लाइट के कारण शाइन करता है। सिमिलरली अगर आप इस बोर्ड को देख सकते हैं, आप इस पेन को देख सकते हैं, तो दिस इज ओनली द बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइट। अगर लाइट न हो तो आप इस पेन को नहीं देख सकते, आप इस बोर्ड को नहीं देख सकते। तो सेल्फ ल्यूमिनस का मतलब अगर किसी ऑब्जेक्ट में उसकी खुद की लाइट प्रेजेंस है तो उसको हम बोलते हैं सेल्फ ल्यूमिनस बॉडी या सेल्फ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको सिंगल लाइन में हम कैसे डिफाइन करेंगे? द बॉडी या द ऑब्जेक्ट विच possesses इट्स ओन लाइट। ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट क्या होगा? विच द ऑब्जेक्ट विच डू नॉट possess its own light। लाइट मीन्स लाइट एनर्जी की हम बात करते हैं। ठीक है, ओके। तो सेल्फ ल्यूमिनस नॉन ल्यूमिनस की हमने यहां पर बात कर ली। उसके बाद बात आती है कि लाइट के सोर्स क्या क्या है, मतलब आपको लाइट एनर्जी कहां से फाइंड होती है, कौन कौन से ऐसे सोर्स हैं जहां से आप लाइट एनर्जी को अचीव करते हैं। तो सोर्स ऑफ लाइट, नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ लाइट। तो अगर सोर्स ऑफ लाइट की बात करें तो आप देखा होगा, अगर आप विलेज से बिलोंग करते हैं तो वहां पर टार्च आपके लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है। डे टाइम की बात करें तो सन हमारे लिए सोर्स ऑफ एनर्जी है, मून सोर्स ऑफ एनर्जी है, स्टार्स जो हमारे घरों में लाइट बल्ब है, ये सब क्या है? दीज आर दी सोर्स ऑफ एनर्जी। मीन्स सोर्स ऑफ एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? फर्स्ट नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी, हमने सन मून की बात की, मीन्स नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड मैन मेड। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर सन की बात करें, स्टार्स की बात करें, मून्स की बात करें तो ये क्या है? नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि नेचर में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट मैन मेड, लाइट बल्ब की बात करें, टॉर्च की बात करें, मोबाइल में आपके फ्लैश लाइट होती है उसकी बात करें, तो ये सब क्या है? ये सब मैन मेड है। ह्यूमन ने अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको डेवलप किया। तो नेचुरल एंड मैन मेड। एग्जाम्पल, नेचुरल का क्या एग्जाम्पल होगा? सन लाइट, मून लाइट, स्टार लाइट। अंदर प्लेनेट के भी कुछ लाइट्स होते हैं, तो प्लेनेट भी आप इस कैटेगरी में रख सकते हैं। मैन मेड का एग्जाम्पल हमने दिया है लालटेन का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, या लाइट बल्ब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, लाइट बल्ब एटसेट्रा। ठीक है,
तो सोर्स ऑफ लाइट में नेचुरल सोर्स एंड मैन मेड सोर्स, इसके बारे में हम यहां पर डिफाइन अगर आपसे पूछा जाए तो हम डिफाइन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है हम बात करते हैं मीडियम की। सोर्स तो हमने बात कर ली, लाइट के कुछ सोर्स हो गए जहां से हमें लाइट मिलती है, उसके बाद लाइट ट्रेवल करती है, जैसे साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा चैप्टर, जो लास्ट चैप्टर था। तो साउंड क्या होती है, एनर्जी तो प्रोड्यूस हुई, लेकिन वन प्लेस से अनदर प्लेस तक वो लाइट कैसे प्रोपोगेट करती है, किसी न किसी मीडियम के थ्रू। वो मीडियम क्या होता है, वो मीडियम एयर हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, या गैस हो सकता है, सॉरी लिक्विड हो सकता है। मीन्स 3 टाइप के मीडियम अवेलेबल हैं, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो साउंड एनर्जी जिस तरह से एयर में या गैस मीडियम में ट्रेवल करती है एंड वन प्लेस से अनदर प्लेस तक वो ट्रांसपोर्ट होती है, सिमिलरली लाइट एनर्जी को वन प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रांसपोर्ट होने के लिए, ट्रेवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियम ऑफ द लाइट। फॉर एग्जाम्पल सन की बात करें तो सन से लाइट हम अर्थ तक कैसे आती है, बीच में मीडियम है। मीडियम क्या है, एयर है। एयर में क्या है, नंबर ऑफ एटमॉस्फेरिक मॉलिक्यूल्स है, वहां पर डस्ट पार्टिकल है, स्मोक्स है ना। तो सोर्स की हमने बात कर ली, उसके बाद हम बात करते हैं मीडियम की। तो साइंटिस्ट ने मीडियम को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। यहां पर फर्स्ट कैटेगरी क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। सेकेंड सेमी ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट, या इसी को हम ट्रांसल्यूसेंट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। देखिए आपको ये चीजें समझनी है, याद नहीं करनी, याद करेंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। तो सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसपेरेंट। थर्ड जो कैटेगरी है वो क्या है, ओपेक, ओपेक मीडियम। ठीक है, तो यहां पर ट्रांसपेरेंट मीडियम नाम से ही क्लियर है, ट्रांसपेरेंट। ग्लास, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, ग्लास। ग्लास क्या होता है, सपोज करिए ये ग्लास है, ग्लास के वन फेस से अनदर फेस तक आप इजिली उसको देख सकते हैं, मतलब बोथ एंड से विजिबिलिटी जो है वो पॉसिबल है। बात समझ में आई। तो वन फेस से अदर फेस या वन मीडियम से अदर मीडियम में अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप देख सकते हैं, या लाइट रेज वन मीडियम से अदर मीडियम या वन फेस से अदर फेस तक ट्रांसपोर्ट होती है या पास आउट होती है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल वो क्या है, ग्लास। इसके बाद वाटर में भी आपने देखा होगा, ठीक है। तो ग्लास, वाटर और एयर, ये सब क्या है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है। एयर में भी आप वन ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं, उसके वन फेस से अदर फेस की ओर। सेमी ट्रांसपेरेंट की बात करें, सेमी नाम से क्लियर, सेमी ट्रांसपेरेंट में ट्रांसपेरेंट तो है बट वो 100% ट्रांसपेरेंट नहीं है, मतलब विजिबिलिटी 100% नहीं है। तो सेमी वर्ड वहां पर यूज किया जाता है जहां पर कोई भी चीज 100% परफेक्ट नहीं होती है। जैसे आपने सुना होगा कि सेमी फाइनल, फाइनल मैच है, उसके जस्ट पहले क्या होता है, सेमी फाइनल मैच है। मीन्स मैच तो फाइनल अभी नहीं हुआ, सेमी फाइनल है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर ट्रांसपेरेंट के आगे हमने सेमी वर्ड यूज किया, मीन्स 100% वहां पर ट्रांसपेरेंसी अवेलेबल नहीं है। इसके एग्जाम्पल की बात करें, आपने देखा होगा प्लास्टिक, जो कैरी बैग यूज करते हैं आप, कोई सामान लेने गए मार्केट में तो कैरी बैग है, तो उसके जो प्लास्टिक यूज होती है वो क्या है, थिन प्लास्टिक, थिन व्हाइट प्लास्टिक या किसी भी कलर की प्लास्टिक आप उसको सेमी ट्रांसपेरेंट मीडियम में कंसीडर कर सकते हैं। तो थिन प्लास्टिक या थिन पेपर, ठीक है, ये क्या है, सेमी ट्रांसपेरेंट या ट्रांसल्यूसेंट मीडियम की कैटेगरी में आते हैं। लास्ट क्या है, ओपेक। ओपेक का मतलब क्या हुआ, ऐसा मटेरियल या ऐसी बॉडी जहां से लाइट रे ट्रेवल न करे। फॉर एग्जाम्पल दिस बोर्ड, इस बोर्ड के फ्रंट से बैक तक लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। ह्यूमन बॉडी की बात करें तो फ्रंट से बैक तक लाइट ट्रेवल नहीं कर सकती। पेन की बात करें, हैंड की बात करें, किसी स्टील की बात करें, एल्युमिनियम की बात करें, मेटल या नॉन मेटल, कोई भी ऐसा मटेरियल जहां पर लाइट वन प्लेस से अदर प्लेस तक ट्रांसपेरेंट न हो या फ्लो न हो, पास आउट न हो, उसको हम बोलते हैं ओपेक बॉडी या ओपेक मीडियम। ठीक है, तो जितने भी मेटालिक पार्ट्स हैं
लाइक वुडन पीस या एल्युमिनियम पीस या सिलिकॉन पीस, है ना, या आप इसको मैग्नीशियम, आयरन, है ना, ये सब हमने केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर आपने पढ़ा होगा, शॉर्ट में हमने यहाँ पर लिखा है। तो मीडियम भी 3 कैटेगरीज में है, दैट इज ट्रांसपेरेंट, सेमी ट्रांसपेरेंट एंड ओपेक। 3 मीडियम की हमने बात कर ली। तो सोर्स, मीडियम, उसके बाद जो ये जनरल है, ये जनरली पूछे नहीं जाते, बट इसका यूज होता है आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में गिवन रहेगा कि मीडियम सेमी ट्रांसपेरेंट है या ओपेक है। इसके बाद हम यहां पर बात करेंगे रेज की। अब आपका असली नॉमेनक्लेचर जो है, जो मेन नॉमेनक्लेचर है, यहां से स्टार्ट होता है। तो यहां पर रेज की हम बात करें तो लाइट की बात करें, लाइट के साथ साथ हमेशा आपने सुना होगा लाइट रेज। तो लाइट रेज, तो रेज का मतलब क्या, लाइट तो पता चल गया, रेज क्या है। तो रेज क्या है, लाइट को ट्रेवल करने के लिए, लाइट हमेशा आपने देखा होगा, चाहे मोबाइल की फ्लैश लाइट आप ऑन करके देखिए, या टॉर्च, बेस्ट एग्जांपल टॉर्च है। टॉर्च को जब आप ऑन करते हैं तो उसकी लाइट रेज जो है एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो करती है। मीन्स लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करेगी। लेकिन अगर मान लीजिए ये टॉर्च है, टॉर्च को आपने ऐसे रखा तो लाइट रे इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, अगर इस तरह रखा तो लाइट रे इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो कुछ भी हो सकता है, बट उसका जो पाथ है वो स्ट्रेट पाथ होगा। ठीक है, तो यहां पर रे की हम बात करें तो स्ट्रेट लाइन पाथ, रे को कैसे डिफाइन करेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ along which light travels, light energy या सिंपली लाइट ट्रेवल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट। इसको हमेशा एरो से डिनोट किया जाता है। इस तरह से एक एरो बनाया जाएगा, यहां पर ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी नाम दिया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर एरो का हेड किसी भी एरो में हेड होगा और टेल होगा, तो हेड किधर है, इस डायरेक्शन में, बी की तरफ है, इसका मतलब लाइट रेज पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ ट्रेवल कर रही है। मीन्स क्या हुआ, मतलब आप यहां पर मान लीजिए ये आपका होम है, और ये आपका होम है, ये आपका ड्राइंग रूम है, ये क्या है, आपका ड्राइंग रूम है। ठीक है, तो अपने होम से जब आपने टॉर्च इस तरह से फ्लैश, इसकी जो लाइट है उसको ऑन की, ये टॉर्च है, तो लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल होगी। और आपको ड्राइंग रूम में मान लीजिए कोई टेबल रखा हुआ है, तो इस टेबल को आप इजीली देख सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस लाइट रेज। तो कहने का मतलब लाइट रे होम से ड्राइंग रूम की तरफ ट्रेवल हुई। तो सिमिलरली यहां पर ए से बी की तरफ लाइट रे ट्रेवल होती है। अगर हमने यहां से फ्लैश इस टॉर्च को यहां से ऑन किया तो लाइट रे बी से ए की तरफ, मीन्स ड्राइंग रूम से होम की तरफ ट्रेवल होती है। और होम में आपका चेयर, सोफा सेट, पेंसिल, जो भी ऑब्जेक्ट है जिसको आप देखना चाहते हैं वो आप इजिली देख सकते हैं। तो लाइट रेज को हमेशा स्ट्रेट लाइन से डिनोट किया जाता है और इसका एरो हेड डायरेक्शन ऑफ लाइट फ्लो को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, रे के बाद हम बात करेंगे बीम की। अब आपके मन में ये क्वेश्चन एराइज होता होगा कि ऐसी सिंगल लाइट रे तो हमने कभी देखी नहीं। लाइट रे हमेशा बंच में होती है, मतलब इस तरह से लाइट होगी, ऐसे ऐसे, है ना। अभी हमने टॉर्च में भी दिखा, यहां पर मल्टीपल लाइट रेज दिख रही हैं आपको। तो जहां पर मल्टीपल लाइट रेज हो, इनफाइनाइट लाइट रेज हो, या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज हो, या बंच ऑफ लाइट रेज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बीम। क्या बोलते हैं, बीम। तो बीम को आप कैसे डिफाइन करेंगे, बंच भी आप कह सकते हैं, या कॉम्बिनेशन, बंच या कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज इज डिफाइंड एज दी बीम। ठीक है, तो रेज हमने देखा, बीम देखा हमने। अब जो थर्ड है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज पेंसिल। उसको क्या बोलते हैं, पेंसिल।
पेंसिल। पहले हम यहां पर समझते हैं पेंसिल होता क्या है, उसके बाद हम इसको इजिली डिफाइन कर सकते हैं, एग्जाम में इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। देखिए, कभी भी अगर मान लीजिए क्लोज रूम है, कर्टेन लगा हुआ है, बाहर सनलाइट है, अंदर कोई लाइट अवेलेबल नहीं है, अगर आपने कर्टेन के कहीं भी किसी भी लोकेशन पर किसी भी पोजीशन पर थोड़ा सा कट कर दिया या होल कर दिया, तो क्या होगा, जो बाहर सनलाइट है वो आपको एक स्ट्रेट लाइन में से फ्लो होते हुए दिखेगी। कहने का मतलब, सपोज करिए ये कर्टेन है, ये क्या है, कर्टेन। अगर आपने यहां पर होल कर दिया और यहां पर सनलाइट है, तो सनलाइट इस तरह से ट्रेवल होगी और यहां पर एक स्ट्रेट लाइन में आपको इस तरह फ्लो होते हुए दिखेगी। बट ये स्ट्रेट लाइन होती नहीं है, यहां पर बंच ऑफ लाइट है। कभी भी लाइट रे सिंगल नहीं होती, मल्टीपल होती है, कॉम्बिनेशन में होती है या बंच में होती है। बट एक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट करने के लिए हम उसको सिंगल लाइन में डिनोट करते हैं। तो ये क्या है, एक नैरो स्पेस है। दिस एपर्चर या दिस ओपनिंग इज नोन एज नैरो स्पेस। तो इस नैरो स्पेस से जब कोई बंच ऑफ लाइट मीन्स बीम, तो जब कोई बीम किसी नैरो स्पेस से ट्रेवल करती है तो उसको हमको क्या बोलते हैं, पेंसिल। क्या बोलते हैं, पेंसिल। तो यहां पर हम लिखेंगे पेंसिल को कैसे डिफाइन करेंगे, पेंसिल इज डिफाइंड एज दी, पेंसिल कैन बी डिफाइंड एज दी नैरो बीम। पेंसिल इज डिफाइंड एज दी नैरो बीम ऑफ लाइट, नैरो बीम ऑफ लाइट। ठीक है, नैरो बीम, नैरो का मतलब नैरो स्पेस, बीम का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ लाइट रेज पासिंग थ्रू ए नैरो स्पेस इज डिफाइंड एज पेंसिल, या नैरो बीम ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज दी पेंसिल। ठीक है, अब क्या हुआ, साइंटिस्ट ने इसको भी फर्दर स्टडी किया, इसको भी फर्दर स्टडी किया और पेंसिल को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पेंसिल को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या थी, कन्वर्जेंट, सेकेंड थी डाइवर्जेंट एंड थर्ड क्या थी, पैरेलल। मतलब लाइट रेज 3 टाइप के पाथ को फॉलो करती है। फर्स्ट कन्वर्जेंट पेंसिल, कन्वर्जेंट पेंसिल, सेकेंड डाइवर्जेंट पेंसिल एंड लास्ट पैरेलल पेंसिल, पैरेलल पेंसिल। देखिए, लाइट रे क्या होती है, मान लीजिए सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब ये टॉर्च है। टॉर्च आप इस तरह रखेंगे तो स्ट्रेट इस डायरेक्शन में लाइट रे ट्रेवल करेगी। अगर आपने किसी एंगल पर रखा तो लाइट रे इस तरह ट्रेवल करेगी। अगर आपने इस तरह से रखा तो इस तरह लाइट रे ट्रेवल करेगी। तो इसी के बेस पर यहां पर 3 कैटेगरी डिफाइन की गई है। अगर कन्वर्जेंट की बात करें तो कन्वर्जेंट कैसा होता है, मान लीजिए ये सोर्स ऑफ लाइट है, लाइट रे इस तरह से ट्रेवल करेगी, इस तरह से लाइट रे ट्रेवल करती है, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जेंट। इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट पेंसिल। यहां पर इसको जो आइडेंटिफिकेशन का जो तरीका है वो क्या है, इसकी विड्थ। यहां पर आपको विड्थ ज्यादा दिख रही है, फिर ये धीरे धीरे कोन के रूप में कन्वर्ट हो रही है। तो कोन शेप में कन्वर्ट होती है तो विड्थ क्या होती है, डिक्रीज होती है, इंक्रीज नहीं होती है, डिक्रीज। यहां पर देखिए, ये विड्थ आपको ज्यादा दिख रहा है, यहां पर विड्थ कम है, यहां पर और कम है, यहां पर और कम है, और यहां पर फाइनली एक स्पॉट बन जाता है, एक फाइन स्पॉट बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह डिक्रीजिंग विड्थ हो, डिक्रीजिंग विड्थ मतलब विड्थ यहां पर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। एरो डाउनवर्ड है मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जब विड्थ डिक्रीज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट पेंसिल। और इसका जस्ट अपोजिट डाइवर्जेंट होगा। डाइवर्जेंट में क्या होता है, ये सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब ये टॉर्च है, इस टॉर्च से लाइट रे इस तरह ट्रेवल करेगी। यहां पर देखिए विड्थ, यहां पर बहुत स्पॉट मीन्स नेग्लिजिबल, आप इसको एज्यूम करिए। यहां पर विड्थ बहुत माइनर है, लेकिन जैसे जैसे फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं ये विड्थ क्या है, इंक्रीज हो रही है। यहां पर विड्थ क्या होता है, इंक्रीज होता है। एरो अपवर्ड है मीन्स यहां पर विड्थ इंक्रीज हो रही है। तो जब इसका जस्ट अपोजिट होगा तो इसको हम बोलते हैं डाइवर्जेंट पेंसिल। लास्ट क्या है, पैरेलल। नाम से ही क्लियर है, पैरेलल मतलब यहां पर कोई एंगल नहीं होना चाहिए। पैरेलल का मतलब सेम डिस्टेंस ईच एंड एवरी पॉइंट पर होना चाहिए। देखिए, ये लाइट रेज है,
यहाँ पर दूसरी लाइट रे है, यहाँ पर थर्ड लाइट रेज है। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है, यहाँ पर डिस्टेंस सपोज करिए 5 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पर जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है, इस पॉइंट पर 5 सेंटीमीटर है। सिमिलरली यहाँ भी 5, यहाँ भी 5। तो इनके जो इन बिटवीन डिस्टेंस है वो कभी भी चेंज नहीं होते ईच एंड एवरी पॉइंट पर। तो इस तरह का जो फ्लो होता है, इस तरह का जो डायरेक्शन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल पेंसिल। ठीक है। अब इस टर्मिनोलॉजी के बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें रिफ्लेक्शन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे। रिफ्लेक्शन को डिफाइन भी करेंगे, प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे, और साइंटिस्ट ने क्या लॉज हमें दिए हैं रिफ्लेक्शन से रिलेटेड, उसको भी हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, यहाँ पर हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में स्टडी करना है। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो रिफ्लेक्शन से रिलेटेड होगा। रिफ्लेक्शन, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करें तो सपोज करिए ये वर्टिकल वॉल है। ये क्या है, वर्टिकल वॉल। आपने किसी, मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हुए हैं या कोई पर्सन यहाँ पर है, अगर किसी बॉल को हम इस डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, किसी बॉल को हम वर्टिकल वॉल की डायरेक्शन में थ्रो करेंगे तो क्या होगा, ये बॉल वापस इस डायरेक्शन में मूव करेगी, मतलब कम बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। आप जहां पर हैं बॉल उसी डायरेक्शन में मूव करेगी, लेकिन आपने बॉल को थ्रो किया था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बॉल मूव हुई बैकवर्ड डायरेक्शन में। मींस क्या हुआ, कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन इज नोन एज द रिफ्लेक्शन ऑफ द बॉल। सिमिलरली अगर लाइट रे की बात करें, अगर हम लाइट रे की बात करें तो सपोज करिए ये टॉर्च है, यहां पर स्विच लगा हुआ है, स्विच को आपने ऑन किया तो लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल होगी, लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल होगी, लेकिन यहां पर वर्टिकल वॉल के जगह पर, वर्टिकल वॉल के प्लेस पर हमने इसको मिरर एज्यूम किया है। क्या एज्यूम किया, मिरर। अगर यहां पर मिरर है, यहां पर टॉर्च है, टॉर्च से आपने लाइट रे प्रोवाइड की, तो क्या होगा, ये लाइट रे यहां पर स्ट्रक्ट होगी इस तरह से और वापस इसी डायरेक्शन में मूव करेगी। मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो लाइट रे मूव कर रही है वो इस मिरर से आफ्टर रिफ्लेक्शन टॉर्च के डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां पर लाइट रे भी फॉरवर्ड से बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, मींस सेम मीडियम में वापस ये आ रही है। सेम मीडियम का मतलब क्या हुआ, जहां पर टॉर्च है यहां पर मीडियम की अगर बात करें तो यहां पर एयर मीडियम है और यहां पर मिरर, मिरर मींस ये कैसा मीडियम है, सॉलिड। 3 टाइप के मेटल हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर गैस में एयर भी आती है और सॉलिड के केस में हम किसी भी मेटल, नॉन मेटल को कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर मिरर क्या है, सॉलिड मीडियम, और यहाँ पर एयर क्या है, आपका रेयरर मीडियम। इसको हम क्या बोलते हैं, रेयरर मीडियम, और सॉलिड को क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। रेयरर और डेंसर, डेंसर का मतलब होता है डेंस, डेंस का मतलब क्या होता है, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, पर यूनिट वॉल्यूम अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है तो मतलब वो मेटल ज्यादा डेंसर है, मतलब उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और पर यूनिट वॉल्यूम अगर मॉलिक्यूल्स कम है तो वो रेयरर मीडियम होगा, क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, लो है। अभी बात नहीं समझ में आई, इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपने ये बॉक्स लिया, ठीक है, यहां पर एयर के मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को आप काउंट करें तो कितने, 1 2 3 4 5, टोटल 5 मॉलिक्यूल्स हैं एयर की। सिमिलरली एक बॉक्स आपने लिया, बॉक्स की साइज सेम है, ठीक है, बॉक्स की साइज आपको चेंज नहीं करनी है। यहां पर सपोज करिए ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। सपोज करिए इसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो 100 है, इसका मतलब वॉल्यूम तो सेम है, वॉल्यूम आपने चेंज नहीं किया। अगर वॉल्यूम इस, अगर ये 10 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है और इसका भी वॉल्यूम, इस बॉक्स का वॉल्यूम भी 10 मीटर क्यूब है, तो यूनिट वॉल्यूम की हम बात करते हैं, मतलब सेम साइज के वॉल्यूम की बात करते हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं। तो सेम वॉल्यूम में मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी अगर ज्यादा है तो वो ज्यादा डेंस होगा, अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है तो उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। इसीलिए इसको हम रेयरर मीडियम बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं, डेंसर मीडियम। सॉलिड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होते हैं यूनिट वॉल्यूम में, इसलिए इसको डेंसर मीडियम कहा जाता है और इसको रेयरर मीडियम कहा जाता है। ठीक है, ओके। तो ये हमने रिफ्लेक्शन की बात की थी। रिफ्लेक्शन को अगर डिफाइन करना हो
तो when light rays come back to its original medium, then we can say there is a reflection of light. Then we can say that there is reflection of light. बात समझ में आ गई? ये रिफ्लेक्शन है। अब बात आती है यहां पर आपको जो पैटर्न दिख रहा है, हमने स्ट्रेट डायरेक्शन में इसको मूव किया, सेम डायरेक्शन को ये फॉलो करती है। तो कहने का मतलब अगर यहां पर मिरर के स्थान पर कोई इर्रेगुलर सरफेस वाला कंपोनेंट हो, इर्रेगुलर सरफेस वाला कोई यहां पर पार्ट हमने रखा, तो ये जो लाइट रे स्ट्रेट डायरेक्शन में दिख रही है, स्ट्रेट डायरेक्शन में नहीं दिखेगी आपको। ये कैसे दिखेगी? इर्रेगुलर पैटर्न में दिखेगी। तो रिफ्लेक्शन को भी साइंटिस्ट ने प्रैक्टिकल अप्रोच के बेस पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया। फर्स्ट कैटेगरी क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, एंड अनदर वन इज इर्रेगुलर या डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन भी हम उसको कहते हैं। तो यहां पर हम पहले रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, उसके डायग्राम की बात करेंगे, फिर इर्रेगुलर की। तो फर्स्ट क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। और सेकेंड इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। सेकेंड क्या है? इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। यहां पर हम इसको डिवाइड करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हमने मिरर का एग्जांपल लिया। मिरर को इस तरह से ड्राइंग में रिप्रेजेंट किया जाता है। एक स्ट्रेट लाइन रहेगी और इस पर ये हैच लाइन रहेगी। हैच लाइन का मतलब हम पॉलिशिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये क्या है? इसका सरफेस है। और एक्चुअली में इस तरह का होता नहीं। इसको आप मिरर एज्यूम करें। मिरर क्या होगा? इस तरह से होगा, लेकिन इसका फ्रंट व्यू कैसा है? आपको एक स्ट्रेट लाइन दिखती है। आप लाइट रे यहां पर इसको पास कराते हैं और लाइट रे इस तरह से रिफ्लेक्ट होती है। तो यहां पर सपोज करिए सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। ये सोर्स ऑफ लाइट सन भी हो सकता है, टॉर्च भी हो सकता है, आपके मोबाइल की फ्लैश लाइट भी हो सकती है। लाइट रे इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। सरफेस कैसा है? स्मूथ है। तो जब सरफेस स्मूथ है तो ये एंगल भी क्या होगा? स्मूथ ही होगा। मतलब यहां पर जो इंसिडेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट पॉइंट। जहां पर लाइट रे मिरर को स्ट्रक करती है या जिस पॉइंट पर फॉल होती है उसको हम क्या बोलते हैं? फॉलिंग पॉइंट या इंसिडेंट पॉइंट। इस पॉइंट पर अगर एक नॉर्मल लाइन हम ड्रॉ करें, एक नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर टू दी हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो ये जो एंगल होगा इंसिडेंट एंगल, इसको हम कहेंगे, और इसको क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेड एंगल कहेंगे। इसको नॉर्मली स्मॉल आई और इसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? जहां पर एंगल आई और एंगल आर बराबर हो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पैटर्न या रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है। यहां पर इस तरह से लाइट रे ट्रेवल करेगी, सेम एंगल फॉर्म करते हुए ये बैक होगी। सिमिलरली यहां पर लाइट रे अगर ट्रेवल करती है तो सेम एंगल फॉर्म करते हुए ये बैक होगी। यहां पर एंगल आई और एंगल आर, सपोज करिए एंगल आई 10 डिग्री है तो ये एंगल आर भी क्या होगा? 10 डिग्री होगा। तो यहां पर इस तरह के पैटर्न को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर पैटर्न। इसके अपोजिट सपोज करिए ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। इस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जिस सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं। अगर यहां पर इरेगुलर सरफेस है, मतलब स्मूथ सरफेस के स्थान पर इस तरह से ज्योमेट्री है, तो क्या होगा? लाइट रे ट्रेवल करेगी, मतलब हिल एंड वैली इस तरह का शेप होगा। कहीं पर हिल दिखेगा आपको, कहीं पर इसका जो ज्योमेट्री होगा वो वैली होगी। तो अगर लाइट रे हिल पर ट्रेवल करेगी तो इस डायरेक्शन में मूव हो सकती है। सपोज करिए लाइट रे यहां पर ट्रेवल कर रही है वैली में, तो इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकती है। फिर हिल पर आएगी, फिर वो इस डायरेक्शन में जा सकती है। तो कहने का मतलब हिल एंड वैली टाइप की जहां भी ज्योमेट्री होगी वहां पर जो पैटर्न होगा वो रेगुलर नहीं होगा, वो कैसा होगा? इर्रेगुलर सरफेस होगा। कभी कभी
अगर आप बहुत इसको माइन्यूट एंगल से देखें तो लाइट रे यहीं पर डिफ्यूज हो जाती है, यहीं पर वो डिफ्यूज हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन ऑफ द लाइट रेज। इसीलिए इरेगुलर रिफ्लेक्शन को हम डिफ्यूजन ऑफ लाइट रे भी कहा जाता है। कभी कभी आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में इरेगुलर वर्ड ना यूज करके डिफ्यूजन वर्ड लिखा रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। इरेगुलर और डिफ्यूजन का मतलब सेम, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस में हमने मिरर का एग्जांपल लिया। अच्छा, मिरर में क्या होता है? मिरर में आपने देखा होगा, मिरर कुछ नहीं है, एक प्लेन ग्लास है। प्लेन ग्लास ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। अगर उसके किसी वन सरफेस को आपने पॉलिश कर दिया तो वो मिरर की तरह एक्ट करेगा। अगर नॉर्मली क्या होता है, ब्लू या रेड कलर की पेंटिंग होती है, अगर रेड पेंट को आप थोड़ा सा रिमूव करेंगे तो आपको वहां पर व्हाइट कलर की, सिल्वर कलर की एक लेयर दिखेगी। एक्चुअली में वो सिल्वर की लेयर होती है। सिल्वर लेयर इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि सिल्वर में या सिल्वर मेटल में लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे अच्छा होता है, ठीक है। तो मिरर में जो लेयर होती है, लेयर की जो कोटिंग होती है वो 2 लेयर की होती है। जो इनसाइड लेयर होती है वो सिल्वर लेयर होती है और जो आउटसाइड लेयर होती है वो कोई भी नॉर्मल पेंट होता है, ठीक है ना। ओके, तो यहां पर हमने क्या क्या टर्म यूज किए? फर्स्ट, लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो हमने क्या यूज किया? इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रेज। उसके बाद लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, वापस अपने सेम पोजीशन पर आती है, तो हमने इसको क्या बोला? रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज, रिफ्लेक्टिंग लाइट रेज। और थर्ड क्या है? थर्ड है ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसकी हम बात करते हैं। तो थर्ड इसमें जो टर्म यूज होगा वो क्या होगा? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। ये 3 टर्म साइंटिस्ट ने एनालाइज किया। एक्चुअली ये सब फिनोमिना ये नेचर में ऑलरेडी हैपनिंग हो रही है, नेचर में ये फिनोमिना होती रहती है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उस पर फोकस नहीं करते। लेकिन साइंटिस्ट इसको ध्यान देते हैं। साइंटिस्ट ने इस पर फोकस किया और इन 3 टर्म्स को यूज करके एक लॉ जनरेट किया। उस लॉ को हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ईच एंड एवरी पर्सन उसको फॉलो करे। अगर लॉ नहीं बनाए जाएंगे तो उसको पर्सन नॉर्मली फॉलो नहीं करते, ठीक है। ओके, यहां पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में साइंटिस्ट ने 3 लॉज दिए। फर्स्ट लॉ क्या है, सेकेंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है? एक्चुअली थर्ड लॉ है नहीं, लॉ 2 ही है, बट थर्ड जो है एक एक्सेप्शनल केस है, उसको भी हम यहां पर स्टडी करेंगे। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए लॉज कितने हैं तो आपको 2 लॉज बताने हैं, थर्ड लॉ नहीं बताना। तो लॉ नंबर 1 में हमने क्या बात किया? एक मिरर लिया, यहां पर एक इंसिडेंट लाइट रे हमने कंसीडर किया। इस पॉइंट पर हमने ये एज्यूम किया कि लाइट रे फॉल होती है या इंसिडेंट होती है। जिस पॉइंट पर ये इंसिडेंट होगी वहां से हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इस एंगल को हम एंगल आई, दैट इज इंसिडेंट एंगल। सेम एंगल फॉर्म करते हुए लाइट रे रिफ्लेक्ट होती है, इसको हम बोलते हैं एंगल आर, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ में क्या था? एंगल आई शुड बी या मस्ट बी इक्वल टू एंगल आर। इसका मतलब अगर ये 10 डिग्री का है तो ये भी 10 डिग्री का होना चाहिए, ये 15 डिग्री का है तो ये 15 डिग्री का होना चाहिए, 100 डिग्री का है तो 100 डिग्री का होना चाहिए, है ना। तो ये फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या था? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये तीनों सेम प्लेन पर होनी चाहिए। अगर प्लेन डिफरेंट है तो ये फिनोमिना पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का जो सेकेंड लॉ है वो क्या है? इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टेड लाइट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये एक ही प्लेन पर होने चाहिए। यहां पर हम लिखेंगे इंसिडेंट लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे, रिफ्लेक्टिंग लाइट रे, रिफ्लेक्टिंग लाइट रे एंड नॉर्मल ऑन एंड नॉर्मल ऑन रिफ्लेक्टिंग सरफेस
should lie on the same plane, ठीक है। सेम प्लेन को हम कंसीडर करें या इस नॉर्मल, अच्छा इनके नॉर्मल प्लेचर अगर देना हो तो इसको ए एज्यूम कर सकते हैं, इसको बी एज्यूम कर सकते हैं, इसको सी एज्यूम कर सकते हैं। नॉर्मल है तो बी एन से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको शॉर्ट में हम कैसे लिखेंगे, ए बी बी सी एंड बी एन, और ए बी बी सी एंड बी एन। ये क्या है, शुड लाई ऑन सेम प्लेन, ठीक है। ये टू लॉज थे। अब यहां पर ध्यान दीजिए, अभी हमने यहां पर लाइट रे को किसी एंगल पर 10 डिग्री 5 डिग्री 12 डिग्री कोई भी एंगल हो सकता है, उस पर इंसिडेंट कराया। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहां पर कोई एंगल फॉर्म ही ना हो, मतलब ये वर्टिकल वॉल है, लाइट रे इस तरह से ट्रेवल करें, या ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, लाइट रे इस तरह से ट्रेवल करे, ऐसी भी कंडीशन हो सकती है। तो इसको हम एक्सेप्शनल केस में कंसीडर करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसको हम कंसीडर नहीं करते, उसका एक एप्लीकेशन है, उसको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सपोज करिए प्लेन मिरर हमने यहां पर लिया, लाइट रे इस एंगल आई पर फॉल न करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फॉल होती है इस तरह से, ठीक है। तो जब इस डायरेक्शन में फॉल होगी तो जो फॉलिंग पॉइंट होगा वहां पर हमें क्या करना है, वहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो यही है, जिस पॉइंट पर लाइट रे फॉल होती है, हमारा दूसरा स्टेप, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वहां पर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है। तो हम यहां पर नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। अगर इस पॉइंट, इसको ए इसको बी एज्यूम करें और बी पर अगर हम नॉर्मल ड्रॉ करें तो ये क्या होगा, इस लाइन ए बी पर ओवरलैप होता है। ए बी पर ओवरलैप होने का मतलब एंगल आई क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब एंगल आई 0 डिग्री होगा तो आपको मालूम है एंगल आई शुड इक्वल टू एंगल आर, इसका मतलब एंगल आर भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो जब सेम एंगल होगा तो लाइट रे जो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, फॉल हो रही है, वो सेम पाथ को फॉलो करते हुए बैक टू ओरिजिनल पोजीशन पर मूव करेगी, ठीक है। ये कैसा केस है, इस केस में हमने लाइट रे को परपेंडिकुलर फॉल कराया है। परपेंडिकुलर का मतलब हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल का जो एंगल है वो कितना होता है, 90 डिग्री का यहां पर है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहां पर आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। एप्लीकेशन का मतलब इसको यूज करके किस तरह से इमेज फॉर्म किए जाते हैं।